Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our income tax series for the assessment year of 2025-26. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon, and let's get started with the video. तो प्रीवियस लेक्चर्स में ना सीरीज़ के हमने ऑलरेडी 5 हेड्स ऑफ इनकम कवर कर लिए हैं. दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज. और हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब हम ये 5 हेड्स के इनकम को ऐड करते हैं तो वी गेट ग्रॉस टोटल इनकम. और क्या इस पे टैक्स लगता है? नहीं, इस पे हमें मिलते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U. बहुत सारे डिडक्शंस अब जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें नहीं मिलते हैं, बट हमें तो फ़िलहाल पढ़ने हैं क्योंकि अभी ओल्ड टैक्स रिजीम भी चल रही है, न्यू टैक्स रिजीम भी चल रही है. तो आज के लेक्चर में हम सारे डिडक्शंस पे डिस्कस करेंगे कि 80C से 80U. अगर लेक्चर बड़ा होगा तो हम इसको 2 लेक्चर्स में कर लेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पूरी प्लेलिस्ट का, आप पहले वो देख लेना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिडक्शन से. So deductions are the amounts allowed to be subtracted from gross total income to arrive at total taxable income, thereby reducing the tax liability. Exactly जो हमने अभी पढ़ा प्रीवियस क्या फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन का था उसी में मैंने बताया था कि GTI में से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं, फिर मेरी टैक्सेबल टोटल इनकम आती है जिस पे टैक्स लगता है. तो क्लियरली आपका टैक्स रिड्यूस हो जाता है, जितने ज़्यादा डिडक्शंस मिलते हैं उतना ज़्यादा. ठीक है, अब पहला डिडक्शन पढ़ते हैं 80C, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस ऑल्सो. कई बार ऐसे भी पता होता है अगर हमने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है तब भी. सो 80C इज़ अ पॉपुलर सेक्शन लाइक आई सेड दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स. अब बेटा देखो, यहाँ से ध्यान देना है, इंडिविजुअल्स के लिए होता है और HUF के लिए होता है. हमने 7 टाइप के पर्सनस पढ़े थे, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड लाइक दैट. ठीक है, तो क्या ये सबके लिए होता है? नहीं, इंडिविजुअल्स के लिए होता है, HUF के लिए होता है. It offers tax benefit if you invest in certain financial products to make eligible payments. बहुत सारी चीज़ों पे आपको 80C मिलता है. अभी हम पूरी लिस्ट देखेंगे. मोस्टली मिलता है वैसे वो, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस, जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम पे करते हैं, तो जितना अमाउंट आप प्रीमियम पे करोगे ना उतने का आपको डिडक्शन मिल जाता है. और भी देयर आर मेनी अदर थिंग्स, अभी विल सी कि किस चीज़ के लिए मिलता है. सो दिस डिडक्शन इज़ नॉट अवेलेबल टू कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स और LLPs. ऑब्वियसली बात है, हमने यहाँ पे देख लिया कि बस इंडिविजुअल्स और HUF के लिए ही अवेलेबल है. अंडर दिस सेक्शन यू कैन क्लेम अ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख. देखो ये सब मैंने बोल्ड में लिखा है क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए. 80C में क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए डिडक्शन मिलता है, तो सबको कंबाइन करके आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? 1.5 लाख. 1.5 लाख से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिल पाता. एंड दिस सेक्शन इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम. अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट किया है तो फिर आपको 80C का डिडक्शन नहीं मिलता. ठीक, आगे बढ़ते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे या आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं जिस पे आपको 80C मिल सकता है. तो देखिए, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर आपने EPF में कोई पैसा डाला है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए मतलब हस्बैंड या वाइफ के लिए, और या फिर अपने बच्चों के लिए. अगर आपने ELSS स्कीम का कोई म्यूचुअल फंड लिया है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो भी इस पर आपको पूरा बेनिफिट मिलता है. ये इसका लॉक इन पीरियड होता है बट स्टिल आपको बेनिफिट मिलता है टैक्स पे. 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने कोई पैसे डाले हैं. प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन, अगर आपने अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए या घर खरीदने के लिए कोई होम लोन लिया था. अच्छा, इससे ना एक चीज़ आपको अब तक याद आ जानी चाहिए थी, जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पार्ट पढ़ा था, याद है? उसका हमें डिडक्शन मिलता था अंडर सेक्शन 24. अंडर सेक्शन 24 हमें एक इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता था कि अगर मैंने घर खरीदने के लिए कोई लोन लिया है, उस लोन पे जितना इंटरेस्ट दिया है उस पे डिडक्शन मिल जाता था. लेकिन ये तो सिर्फ इंटरेस्ट पे डिडक्शन था, इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता था उस पे भी डिडक्शन मिलता है आपको अंडर सेक्शन 80C. ठीक है, जब हम प्रीवियस का पूरा पढ़ रहे हैं तो नाउ यू शुड बी एबल कि आप थोड़ा लिंक कर सको एक साथ सारी चीज़ों. ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी अगर पे की है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए हैं, अगर आपने जिस साल घर परचेज़ किया है उसी साल बस, ओनली इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ हाउस. इस साल अगर आपने कोई घर परचेज़ किया है तो जितना पैसा स्टैम्प ड्यूटी के लिए दिया है या रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए दिया है, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्प्ट. ठीक है,
ट्यूशन फीस पेड फॉर द फुल टाइम एजुकेशन ऑफ अप टू 2 चिल्ड्रन इन इंडिया। 2 बच्चों तक, मतलब जो भी एसएससी है उसके 2 बच्चों तक उसने जितनी भी ट्यूशन फीस पे की है उसके लिए डिडक्शन मिल सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई पैसा डाला है उस पर डिडक्शन मिलता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का कोई प्रीमियम लिया है, मतलब बेसिकली इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है, खुद के लिए हो, स्पाउस के लिए हो या बच्चों के लिए हो। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट किया है 5 साल वाला, सुपर एनुएशन फंड में पैसा डाला है, कोई पेंशन प्लान लिया है, जैसे आपका एक एग्जांपल के लिए लिखा है मैंने एलआईसी की जीवन सुरक्षा जैसे होता है, ऐसा कोई प्लान लिया है, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे डाले। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी कुछ फिक्स्ड होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6 और 7। तो अगर इन सब में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है या यहाँ पे पैसे खर्च किए हैं, इन सब का आपको डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन सी। सब कोई मिला के आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख का। ये मेन चीज़ है, इसको नहीं भूलना, ठीक है। मान लो आपने इसमें भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, इसमें भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बाकी सबको मिला के भी आपके 2 लाख रुपए हो गए, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2 और 2 4 लाख हो गया। बट आपको 4 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा कितने का, 1.5 लाख का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के कुछ और सब सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है आपका 80CCC और 80CCD। तो 80CCC किसके लिए होता है, प्रोवाइड्स डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन पेंशन प्लान्स। अगर पेंशन प्लान में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80CCC। और सेक्शन 80CCD1, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, साथ में पढ़ते हैं सब। 80CCD1 जो आपको मिलता है वो किसके लिए मिलता है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। मतलब अगर आप कहीं के एम्प्लॉय हैं और आपने एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में कोई पैसे डाले हैं, तो आपको इसमें डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1, ठीक है। अभी होल्ड करना इसको, इसकी बात अभी आगे भी करेंगे, ठीक। द टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, CCC एंड CCD1 टुगेदर इज लिमिटेड टू 1.5 लाख। मतलब कि इन सारे सेक्शंस को भी इंक्लूड कर लो तब भी आपका मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का ही है। बट एक सेक्शन आपका आता है 80CCD1B। ये क्या बोलता है कि आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा 50,000 का। किसके लिए, अगर आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है तो। अच्छा, एनपीएस की बात तो हमने ऊपर पढ़ ली थी, अब हमने एनपीएस की बात तो यहाँ पे पढ़ ली थी ना सीसीडी सबसेक्शन 1 में। तो ये बोल रहा है, मान लो मैं अभी रफ एग्जांपल देती हूँ कि आपने पेंशन प्लान में मान लेते हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और आपने नेशनल पेंशन स्कीम में ये आपने पेंशन के लिए डाले थे और 1 लाख रुपए आपने एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। तो टोटल आपका कितना, 2 लाख रुपए हो गया। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि हमें 1.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिलता। तो अब देखो, ये पेंशन का पूरा पैसा और इसका हम 50,000 ले लेंगे, तो 1 लाख और 1 लाख और इसका 50,000, तो आपको डिडक्शन मिल गया 1.5 लाख का। लेकिन अभी भी एनपीएस के 50,000 का डिडक्शन नहीं मिला। तो एडिशनल डिडक्शन में क्या बोलता है कि अगर आपके पास बचा हुआ है अभी भी एनपीएस का पैसा जिस पे डिडक्शन नहीं मिला, आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया था, तो आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B। दिस इज़ ओवर एंड अबव द 1.5 लाख लिमिट। इसका क्या मतलब कि अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो आपको पूरा 2 लाख का मिल जाएगा डिडक्शन। क्यों, 1.5 लाख का मिल जाएगा 80C और बाकी ये पेंशन CCC में, और 50,000 का जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा 80CCD सबसेक्शन 1B में, ठीक है। तो टोटल डिडक्शन आपको 2 लाख का पॉसिबल हो सकता है। कंबाइनिंग ऑल दीज यू कैन क्लेम अ मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ 2 लाख, 1.5 लाख आपको ये 80C, CCC और CCD सबसेक्शन 1 में, और 50,000 एक्स्ट्रा रिडक्शन आपको मिल सकता है CCD सबसेक्शन 1B में, ठीक है। ऐसा कोई बहुत कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल सा है। देखो, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी ये सब किसके लिए था, 80C में अगर आपने इन सब में से कहीं भी आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया तो आपको 80C का डिडक्शन मिलता है। अगर आपने पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, देखो यहाँ लिखा है ना, अगर आपने पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन दिया है तो 80CCC का डिडक्शन मिलता है। अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दिया है 80CCD सबसेक्शन 1 का डिडक्शन मिलता है। और अब CCC, CCD और 80C ये सारे मिला के मैक्सिमम डिडक्शन मिलते हैं 1.5 लाख, ईजी। और बस इसके बाद एक चीज़ एक्स्ट्रा बोल रहा है कि अगर आपको एनपीएस में अभी भी डिडक्शन आपका बचा हुआ है, मतलब कंट्रीब्यूशन बचा है, तो आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन CCD सबसेक्शन 1B, ठीक है। तो टोटल हो गया ना 2 लाख का आपका।
ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैंने ज़रा शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप एक बार रफली देख सकते हो। 80C हमने देख लिया है, CCC देख लिया है, CCD1 भी देख लिया है। इसमें मैक्सिमम डिडक्शन मैंने दिया हुआ है, आप बस चाहो तो ये सब। हाँ, 80CCD सबसेक्शन 2 ये मैंने ऊपर नहीं लिखा था। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस। अभी तक हम क्या देख रहे थे, ऊपर कौन सा था, ये मत सोचना कि ऊपर भी तो एनपीएस पढ़ा था, यहाँ फिर से एनपीएस आ गया। नहीं, ऊपर था ना एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया है एनपीएस स्कीम में, उसकी बात कर रहे थे। 80CCD सबसेक्शन 2 का डिडक्शन मिलता है जब आपके एम्प्लॉयर ने एनपीएस के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन किया हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन डी पे। सेक्शन डी के जितने भी रिलेटेड सेक्शंस हैं ना, DDD या सेक्शन DD 80DD, ये सारे सेक्शंस मेडिकल से रिलेटेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 80D किसके लिए होता है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हो। ऊपर क्या था 80C में, लाइफ इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रीमियम पे कर रहे हो। यहाँ पे किसके लिए है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। सो 80D प्रोवाइड्स डिडक्शन फॉर हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स। किसके लिए होता है, इंडिविजुअल्स और HUF के लिए, मतलब बाकी कंपनीज, फर्म्स, बाकी चीज़ों के लिए, बाकी पर्सनस के लिए नहीं होता। अगेन ये भी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है आपको। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की है तो आपको 80D का डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, द डिडक्शन अंडर 80D इज़ ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ 1.5 लाख अंडर 80C। 80C के डिडक्शन से 80D के डिडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिल गया, फाइन। 80D में डिडक्शन जो मिल रहा है ना, वो उसके ऊपर मिलता है। ठीक है, अच्छा, किसके लिए होता है, डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर सेल्फ, अपने लिए ले सकते हो कि अपना आपने इंश्योरेंस करवाया था या अपने पे कोई हेल्थ का खर्चा किया। स्पाउस, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, मतलब आपके बच्चे जो आप पे डिपेंडेंट हो। और अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट नहीं भी है तो भी उनका इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, एलिजिबल एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए। प्रीमियम पे किया है आपने हेल्थ इंश्योरेंस का, इट इंक्लूड्स द प्रीमियम फॉर टॉपअप पॉलिसीज और क्रिटिकल इलनेस प्लान से रिलेटेड भी हो सकता है। एंड पेमेंट्स मस्ट बी मेड इन एनी अदर मोड एक्सेप्ट फॉर कैश। ये बात हमने ऊपर भी किसी चैप्टर में तो की थी कि जब भी आप PGBP में की थी, कैश में पेमेंट करते हैं ना तो हमें डिडक्शन नहीं मिलता चीज़ों का। तो हम चेक से करें, ड्राफ्ट से कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं तो मिल जाएगा डिडक्शन, बट कैश में ना पेमेंट हो रही हो तो। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंस फॉर सीनियर सिटीजन। अच्छा, इफ़ अ सीनियर सिटीजन डज नॉट हैव हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस कैन बी क्लेम्ड। मतलब कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया गया है, तब भी आप ये सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस दिखा के। ठीक है, तो डॉक्टर का कंसल्टेशन की जो भी फीस हो रही है, मेडिसिन की जो भी फीस हो रही है, और कोई मेडिकल एड्स लग रहे हैं, उन सब के पैसे आपको एज अ डिडक्शन मिल सकते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है इसमें, 50,000। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें एक और डिडक्शन मिलता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, जिसमें 5,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है अपने लिए, सेम स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए। एंड दिस इज़ इंक्लूडेड विद इन द ओवरऑल डिडक्शन लिमिट ऑफ 25,000 और 50,000। देखो, ये 50,000 वाला जो अमाउंट था ना, ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है, और 25,000 वाला अमाउंट किसके लिए, जो 60 ईयर से कम का हो। ठीक है, तो अगर आपकी खुद की एज, आपकी मतलब SSC की खुद की एज 60 से कम की है तो उसको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। और पेरेंट्स, मान लो उसके पेरेंट्स की एज 60 से ऊपर है तो उनके लिए 50,000। और अगर SSC की खुद की एज 60 से ऊपर है तो उसको भी 50,000 का डिडक्शन। और फिर पेरेंट्स की एज तो जाहिर सी बात है 60 से ऊपर होगी, तो पेरेंट्स के लिए भी 50,000 का डिडक्शन। समझ रहे हैं, रीड करते हैं आगे। कैश पेमेंट इज़ अलाउड फॉर प्रिवेंटिव चेकअप्स। प्रिवेंटिव चेकअप के लिए अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर डिडक्शन मिल जाएगा। गवर्नमेंट डिडक्शन अप टू 25,000 अलाउड फॉर कंट्रीब्यूशन टू अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो 25,000 का डिडक्शन मिलता है। एंड ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला जो बेनिफिट है ना, ये सिर्फ अपने लिए है, स्पाउस के लिए है और बच्चों के लिए। पेरेंट्स के लिए ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला, मतलब जो 5,000 वाला है ना, ये अवेलेबल नहीं है पेरेंट्स के लिए। खुद के लिए है, बच्चों के लिए और अपने स्पाउस के लिए है। अब डिडक्शन लिमिट पे आते हैं कि डिडक्शन कितना, ऊपर बता ही दिया था मैंने। अपने लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए डिडक्शन लिमिट है 25,000। लेकिन अगर इंडिविजुअल जो है वो सीनियर सिटीजन है तो ये 50,000 हो जाता है। अभी सेम बात की मैंने। पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स भी अगर 60 ईयर से कम है तो ये लिमिट है 25,000, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है
तो अगेन दिस इज़ 50,000। तो मैक्सिमम 1 लाख हो सकता है कि एसएससी खुद भी 60 से ऊपर है और उसके पेरेंट्स भी 60 से ऊपर हैं, तो फिर दोनों के लिए 50,000 1 लाख मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, ये मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं, सेम चीज़ है जो हमने पढ़ लिया ना वही लिखा हुआ है, बस यहाँ पे टेबल के फॉर्म में कि थोड़ा इजी रहे पढ़ने में। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 80DD। 80DD किसके लिए होता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। देखो सब में रेजिडेंट इंडिविजुअल्स नहीं लिखा था, कई जगह लिखा था सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF, यहाँ पे लिखा है रेजिडेंट इंडिविजुअल, मतलब अगर कोई NRI है तो उसके लिए ये डिडक्शन नहीं, वो डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता। ठीक है, और रेजिडेंट कौन होता है, NRI कौन होता है, ये सब कुछ हमने रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वो भी पहले देख सकते हो। ठीक है, किसके लिए होता है ये बेनिफिट? इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज़ डिफरेंटली एबल्ड। मतलब जो भी SSC होगा ना, ये SSC के खुद के लिए नहीं है सेक्शन। किसके लिए है? SSC पे कोई पर्सन डिपेंडेंट है और वो स्पेशली एबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है। ठीक है, उसके लिए है, मतलब कि कोई डिसेबिलिटी है बेसिकली और वो SSC पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे लोगों के लिए SSC को एक डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80DD। ठीक है, टैक्स पेयर कैन नॉट क्लेम दिस फॉर देयर ओन डिसेबिलिटी। अच्छा, मान लो अगर जो टैक्स पेयर है SSC है वो खुद डिसेबल्ड है, ठीक है, उस पर कोई डिपेंडेंट है या नहीं है वो तो बात की बात है, वो खुद डिसेबल्ड है, तो अगर वो खुद डिसेबल्ड होगा ना तो उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80U। इस पर बात हम आगे करेंगे। 80U और 80DD प्रैक्टिकली सेम सेक्शंस हैं, बट 80U किसके लिए होता है? SSC के खुद के लिए होता है, और 80DD किसके लिए होता है? SSC के डिपेंडेंट्स के लिए होता है। बाकी इसके सारे प्रोविजंस एब्सोल्युटली दे आर द सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस टू क्लेम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80DD। इंडिविजुअल के लिए है स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, इनमें से अगर कोई भी डिपेंडेंट हो तो आपको ये डिडक्शन मिल सकता है। HUF के की बात हो, अगर HUF के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो HUF का कोई भी मेंबर हो सकता है जो डिसेबल्ड है। एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं इसमें जिस पे आपको डिडक्शन मिलता है? मेडिकल ट्रीटमेंट कराया हो, नर्सिंग ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड डिपेंडेंट, और डिपॉजिट मेड अंडर द LIC और अप्रूव्ड इंश्योरेंस स्कीम फॉर द डिपेंडेंट्स मेंटेनेंस। मतलब डिपेंडेंट के मेंटेनेंस के लिए अगर कोई डिपॉजिट दिया गया है LIC या किसी भी अप्रूव्ड इंश्योरेंस स्कीम में तो। ठीक, अब डिडक्शन कितना मिलता है? देखो इसमें डिडक्शन फिक्स्ड होता है, तो हम पहले देखते हैं कि क्या डिसेबिलिटी जो है वो पार्शियल है, थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी है, या पूरी कंप्लीट डिसेबिलिटी है। तो एटलीस्ट आपकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर होनी चाहिए, मतलब जो पर्सन डिपेंडेंट है उसकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर 40% से ऊपर है, 80% से कम है, देखो यहाँ लिखा है, अगर 40% से ऊपर है डिसेबिलिटी बट 80% से कम है तो उसको 75,000 का डिडक्शन मिलता है। फिक्स्ड होता है ये अमाउंट। ठीक है, मान लो आपने 50,000 रुपये ही खर्च किए उस पर, तब भी आपको डिडक्शन 75,000 का ही मिलेगा। ठीक है, ये फिक्स्ड डिडक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि फिर आपको 50,000 मिलेगा। ये कौन सी डिसेबिलिटी होती है? पार्शियल डिसेबिलिटी। और अगर 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी, तो ये तो आपका कंप्लीट फुल डिसेबिलिटी हो गई। इसमें 1,25,000 का अमाउंट मिलता है एज अ डिडक्शन। ये अमाउंट्स भी एज इट इज़ सेम है अंडर सेक्शन 80U, जो किसके लिए होता है? SSC के खुद के लिए होता है। ठीक, अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो। अगर ऑटिस्टिक है या कोई और प्रॉब्लम है ऐसी तो फॉर्म 10(1)A लगता है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगता है, और इंश्योरेंस प्रीमियम की रिसिप्ट्स लगती हैं। डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी इसमें कवर्ड हैं आप लोग देख सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन है, लोकोमोटर से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लो विजन, लेप्रेसी, ऑटिज्म, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ठीक, मेडिकल सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है? CMO कर सकता है या सिविल सर्जन। न्यूरोलॉजिस्ट कर सकता है जिसके पास न्यूरोलॉजी में MD की डिग्री हो, और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के लिए होते हैं ना, तो उनमें अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट है तो वो ये मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, तभी कंसिडर किया जाएगा ये डिडक्शन, अदरवाइज ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 80DD पे। अभी मैंने बोला था 80D के जितने भी सेक्शंस हैं ना सारे मेडिकल से रिलेटेड हैं। अब ये किसके लिए होता है? देखो पहली बात तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और HUF के लिए है, कंपनीज़ और बाकी एंटिटीज़ को नहीं मिलता। कौन कौन क्लेम कर सकता है? SSC खुद क्लेम कर सकता है, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, HUF के केस में कोई भी डिपेंडेंट मेंबर हो तो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखो,
Conditions to claim deduction. The person must spend money on the treatment of a specified disease for a dependent. मतलब एसएससी पे जो भी डिपेंडेंट है, या एसएससी खुद के लिए भी कर सकता है ये वाला, तो उसने कोई भी पैसे खर्च किए हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है. द डिपेंडेंट मस्ट नॉट हैव क्लेम्ड अ डिडक्शन एल्सवेयर फॉर द सेम ट्रीटमेंट. मतलब इसी ट्रीटमेंट के लिए कहीं और कोई भी किसी तरह का डिडक्शन उसको ना मिल रहा हो. अगर मिल रहा होगा तो फिर ये वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है. अगर किसी तरह का कोई रीइम्बर्समेंट मिला है एसएससी को इंश्योरेंस कंपनी से, तो भी उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा. अब ऐसे सोचो, आपने खर्चा किया 50,000 का किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, और आपको इंश्योरेंस कंपनी से 40,000 रुपये मिल गए, और फिर आप ये 40,000 का डिडक्शन सेक्शन 80DD में भी ले रहे हो, तो इट इज़ नॉट मेकिंग मच सेंस, राइट. तो आपको फिर डिडक्शन मिलेगा कितने का? सिर्फ 10,000 का. मतलब ये वाला अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा. और अगर पूरा 50,000 का इंश्योरेंस मिल गया था आपको, तो फिर आपको बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से. जाहिर सी बात है, कोई आपको बिना कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक किए डिडक्शन तो नहीं देगा, ठीक. अमाउंट कितना होता है डिडक्शन का? 40,000 होता है अगर किसी की एज 60 से कम है, और अगर 60 से ज़्यादा है तो 1 लाख का अमाउंट होता है, ठीक. बस आगे आते हैं. इसमें डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे लिखा है एड्स होता है, किडनी फेलियर या ब्लड रिलेटेड अगर देखो कोई डिसऑर्डर है, हेमोफीलिया है या फिर थैलेसीमिया है, कैंसर है, मैलिग्नेंट, न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, डिमेंशिया वगैरह, तो ये सारी चीज़ें 80DD में आती हैं, ठीक है. ये इतना आपको रूल वगैरह नहीं याद करना, ये सब हल्का बहुत देख लेना कि आपको 1-2 डिजीज़ याद रहें. बाकी ग्रेजुएशन लेवल पे ये सब नहीं आता. इनफैक्ट बाकी लेवल्स पे भी ये सब नहीं पूछते हैं, ठीक है. मैंने बस लिख दिया है कि आपको आइडिया रहे. अगेन ये मैंने इसको शॉर्ट में टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट आते हैं 80E. 80E किसके लिए होता है? अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए, और उस लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, उसका डिडक्शन मिलता है. सिंपल, बस पूरे सेक्शन में और कुछ नहीं है, छोटा सा सेक्शन है. ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, न्यू टैक्स में नहीं मिलता. इट अलाउज टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट पेड ऑफ एन एजुकेशनल लोन. आपने एजुकेशन लोन लिया था हायर एजुकेशन के लिए, 12th क्लास तक नहीं कंसिडर किया जाएगा. उसके ऊपर अगर आपने कोई भी पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन लिया है और उस पर आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन पे, उसका डिडक्शन मिलता है. प्रिंसिपल अमाउंट का कोई डिडक्शन नहीं मिलता. अगर आपने 5 लाख का लोन लिया था और 5 लाख पे आपको 50,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो ये 50,000 का डिडक्शन मिल रहा है, 5 लाख का डिडक्शन नहीं मिल रहा, ठीक. आगे आते हैं. कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल्स के लिए होता है बस, एचयूएफ और कंपनीज, फर्म्स, बाकी लोगों के लिए नहीं होता. लोन किसके लिए लिया हो? या तो एसएससी ने खुद के लिया हो, स्पाउस के लिए लिया हो, बच्चों के लिए लिया हो, या फिर किसी और स्टूडेंट के लिए जिसके लिए आप लीगल गार्जियन हैं, ओके. कंडीशन क्या क्या होती है? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट देख लीजिए. एजुकेशन जो आप ले रहे हो इंडिया में भी हो सकती है, अब्रॉड में भी हो सकती है, हायर एजुकेशन होनी चाहिए. अगर फ्रेंड्स रिलेटिव से कोई लोन लिया है वो एलिजिबल नहीं होगा. देखो ये सब कॉमन सेंस की बात है. अगर आप कोई बैंक से लोन ले रहे हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना, वही काउंट होगा. द लोन मस्ट बी फ्रॉम अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. ऑल गुड. डिडक्शन लिमिट क्या है? कोई भी डिडक्शन लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है. आप कितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 1 लाख रुपए का, 1,000 रुपये का, 50 लाख रुपए का, बिट टू मच, बट एनीवे व्हाटएवर, आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पूरे अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलता है. कब तक मिलता है आपको? 8 साल तक मिलता है. या तो अगर आपने 8 साल के पहले ही लोन चुका दिया है अपना, तब तो ठीक है, बट मैक्सिमम आपको 8 साल तक का इसका डिडक्शन मिल सकता है, ठीक है. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईयर यू बिगिन रीपेइंग द लोन. जब आप लोन रीपे करना स्टार्ट करते हो ना, तब से आपको डिडक्शन मिलता है. मेक सेंस. और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द बैंक सेपरेटिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, सो दैट क्लियर रहे कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है. नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 80G. थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है बट स्टिल ईजी है बहुत. 80G होता है पूरा सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस के लिए, कि आपने डोनेशन दिया है, आपने कोई चैरिटी की हुई है, ठीक है. इट गिव्स टैक्स बेनिफिट्स ऑन डोनेशंस मेड टू गवर्नमेंट रिलीफ फंड्स एंड अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. कौन कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल्स, कंपनीज, फर्म्स, एचयूएफ, एनआरआई, एनी अदर पर्सन. एनआरआई आपके इंडिविजुअल्स में ही आ जाते हैं, ठीक है, मतलब सबके लिए है. 80G इज़ ओपन फॉर ऑल. डिडक्शन कितना होता है? या तो 100% होता है डोनेशन का, या तो 50% होता है डोनेशन का. ये डिपेंड करता है कि आप डोनेशन कर कहाँ रहे हो. तो अभी हम ये पूरा चार्ट से समझ लेंगे, एक टेबल देख के,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जल्दी से देखते हैं। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, या तो चेक या तो डिमांड ड्राफ्ट, ऐसा कुछ। अगर आप कैश पेमेंट करके कोई डोनेशन देते हो तो सिर्फ 2000 तक का डिडक्शन अलाउड होता है, और अगर आप कैश में नहीं कर रहे, मान लो डिमांड ड्राफ्ट में कर रहे हो, चेक में कर रहे हो, तो कोई भी लिमिट नहीं है। बोल रहे हैं ना 100% डोनेशन भी आपको पूरा पूरा माफ़ हो जाता है। आपने अगर 10 करोड़ का भी दिखा दिया ना कि आपने डोनेशन दिया है, तो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो सकता है, मतलब पूरा पूरा डिडक्शन मिल सकता है उसका आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। वही बात लिखी है कि डोनेशंस अबव 2000 मस्ट बी मेड इन नॉन कैश मोड टू बी एलिजिबल, और डोनेशंस इन काइंड, अगर आपने पैसे को छोड़ के किसी और फॉर्म में कोई डोनेशन दिया है, जैसे होता है ना कई बार लोग खाना या फूड या मतलब कपड़े या फिर मेडिसिन वगैरह डोनेट करते हैं या बुक्स वगैरह डोनेट करते हैं, तो वो 80G में हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, दीज थिंग्स आर नॉट एलिजिबल फॉर डोनेशन। अब जल्दी से ये एक चार्ट देख लीजिए और पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। तो देखो, हमारे पास दो तरह के लिमिट्स होते हैं इसमें, एक होता है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट और एक होता है विद क्वालिफाइंग लिमिट। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में भी आपको दोनों तरह के डिडक्शंस मिलते हैं, 100% डिडक्शन और 50% डिडक्शन, और यहाँ पे विद क्वालिफाइंग लिमिट में भी आपको 100% डिडक्शन मिलता है, 50% डिडक्शन मिलता है। अब बस हमें याद होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें क्या आता है और इसमें क्या आता है। तो बहुत सिंपल है, इतनी सारी चीज़ें देख के बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, मैं एक एक करके बताती हूँ। हम विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये क्या होता है क्वालिफाइंग लिमिट, वो हम अभी आगे देखेंगे। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में 100% डिडक्शन पे आते हैं। इसमें सारे डिडक्शन आपके आते हैं जो पीएम से रिलेटेड होते हैं या नेशनल लेवल के होते हैं। सिंपल, बस इसको छोड़ के कुछ भी नहीं याद रखना। एक चीज़ और याद रखनी है, बस एक ऐसा डोनेशन होता है पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, ये यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड बस यहाँ पे नहीं आता। इसको छोड़ के सारे प्राइम मिनिस्टर के लेवल के जो होते हैं, जो भी डोनेशंस होते हैं, या नेशनल लेवल के जो भी डोनेशंस होते हैं, वो सब इसी में आते हैं। अब आप खुद भी देख सकते हो, इसमें देखो क्या क्या आ रहा है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, पीएम अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फाउंडेशन। ये आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है। ठीक है, बस इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि आप 3-4 पॉइंट्स याद रख सको, और बाकी एग्ज़ाम में आपको ऐसा एग्जैक्ट चीज़ें नहीं आती, या तो एकदम मेन चीज़ें आएंगी कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड, कि आपको सोचना भी ना पड़े, आप सीधे सीधे ये यहीं पे डाल दो। ठीक है, बाकी आप 4-5 पॉइंट्स याद रखना कि अगर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन देना है, उसमें आंसर करना है, तो आपके पास लिखने के लिए कुछ रहे। ठीक, अब आते हैं 50% डिडक्शन में। इसमें गिन के 4 चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे बस एक है पीएम रिलेटेड फंड जो कि नहीं आता, दैट इज़ पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो यहाँ पे 50% डिडक्शन में आता है। एक आता है पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, और बाकी 3 चीज़ें आती हैं, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन। तो ये याद हो सकता है ना कि पूरी तीनों गांधी फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, इनकी बेटी इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, तो तीनों गांधी फैमिली चली आ रही है। तो ये याद हो जाएगा इजीली, 3 गांधी फैमिली वाले फंड्स और एक प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। 100% डिडक्शन कैसे याद रखोगे? बस इतना याद रखना कि पीएम से रिलेटेड जो भी फंड्स होते हैं, नेशनल लेवल के जो भी फंड्स होते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वैसे लिखा है गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे तो नहीं याद रह सकते। ठीक है, तो जो नेशनल वाले हैं ना, उतने याद कर लेना, कुछ 4-5 याद कर लोगे बहुत है। ये सब तो ऐसे याद हो जाएगा, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, इन सब की तो बातें होती ही रहती हैं हमेशा। ठीक है, अब आते हैं विद क्वालिफाइंग लिमिट पे। विद क्वालिफाइंग लिमिट में 100% डिडक्शन में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दे रहे हो जो कि फैमिली प्लानिंग के लिए काम करता हो, तो फिर आपको यहाँ पे 100% डिडक्शन मिलता है। विद क्वालिफाइंग लिमिट है, ऑल्दो बताऊँगी अभी क्या होता है। और दूसरा होता है ये आपका, अगर आपने किसी ऐसी जगह पे कोई डोनेशन दिया है जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करती, कौन से स्पोर्ट्स को? जो कि ओलंपिक में खेले जाते हैं, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में डायरेक्टली ही आपने कोई डोनेशन दे दिया है। बस ये 2 चीज़ें आती हैं, एक फैमिली प्लानिंग और एक स्पोर्ट्स से याद रखना ओलंपिक। और इसको छोड़ के अगर कोई भी और
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बच गया विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं 50% डिडक्शन में। ठीक है, अब इसमें आपके देखो टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, मतलब कोई भी रिलीजियस कोई प्लेस है, वहाँ पे अगर आपने कोई डोनेशन दिया है, किसी भी और तरह का चैरिटेबल ट्रस्ट है लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इतना याद रखना, इसको छोड़ के और 100% डिडक्शन को छोड़ के जितने भी अगर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बचा है और आपने वहाँ पे डोनेशन दिया है तो वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब मैं एक बार ये स्क्रिबल हटा के आपको बताती हूँ कि क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है। हाँ जी, तो अब देखिए क्वालिफाइंग लिमिट का क्या मतलब, देखो अगर यहाँ पे विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट तो हमें कुछ भी नहीं देखना। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स को सैलरी मिल रही थी, डीए मिल रहा था, एचआरए मिल रहा था, ब्ला 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 वॉट एवर, उनकी सारी हमने टोटल इनकम निकाल दी और उसके बाद लिखा हुआ था कि मिस्टर एक्स ने ना 1 लाख का डोनेशन दिया है पीएम नेशनल रिलीफ फंड में, और इन्होंने 50,000 का डोनेशन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में। इसमें कितना दिया है 50,000 का, और इसमें कितना दिया है 1 लाख का। तो सीधे सीधे आप डिडक्शन में लिखोगे, आपने इनकी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली, मान लो 10 लाख रुपीज़ इनकी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली, माइनस डिडक्शन में आपने लिखा 80G, और 80G में आपको जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड में से डिडक्शन मिलेगा वो कितने का मिलेगा, ये 100% डिडक्शन है और इसमें कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट भी नहीं है, मतलब पूरा 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, पूरा 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, बट 50% का डिडक्शन है। तो अगर उन्होंने 50,000 रुपये डोनेट किए थे तो 50,000 का 50% कितना होता है 25,000, तो इसमें उनको 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया? विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में कुछ भी नहीं करना, बस 100% और 50% देखना है कि 50% में कौन सा है, जितना भी डोनेशन दिया उसका 50% कर लो, और अगर 100% डिडक्शन में आ रहा है तो जितना डोनेशन दिया ना पूरा एज इट इज़ आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80G में। अगर 10 करोड़ का भी डिडक्शन दिया है ना 100% वाली लिस्ट में तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा उसको। ठीक है, अब आते हैं विथ क्वालिफाइंग लिमिट। विथ क्वालिफाइंग लिमिट में आपको ये पूरा डिडक्शन एज इट इज़ नहीं मिलता। हम क्या चेक करते हैं, पहले इन दोनों को देख लिया, फिर क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है, डोनेशन कांट बी मोर देन 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। देखो 5 हेड्स की इनकम को ऐड कर देते हैं तो मेरे पास आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम किसको बोलते हैं, जब इसमें से हम डिडक्शंस माइनस कर देते हैं। बट अगर हम सारे डिडक्शंस माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम मिल जाएगा। लेकिन अभी तो हम 80G पे ही हैं, अभी तो हम 80G निकाल रहे हैं ना, तो हमें सारे डिडक्शंस तो पता ही नहीं चले। तो ये क्या बोलता है कि 80G को छोड़ के बाकी सारे डिडक्शंस, जितने पॉसिबल डिडक्शंस हैं 80C टू 80U, सारे डिडक्शंस माइनस कर दो, 80G को छोड़ दो, क्योंकि वो तो हम अभी निकाल रहे हैं। तो सबको माइनस करने के बाद जो आपका फिगर आएगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड GTI। ठीक है, एडजस्टेड GTI क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम में से सारे डिडक्शंस माइनस कर दें एक्सेप्ट फॉर 80G। वाई, क्योंकि 80G तो अभी हम निकाल रहे हैं। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि यहाँ पे जो मेरा डोनेशन आ रहा है ना वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे मान लो कि फैमिली प्लानिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूशन था, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आपने 1 लाख रुपए डोनेट किए थे। ठीक है, 1 लाख रुपए डोनेट किए थे तो आपको 100% डिडक्शन मिल रहा है। अब आपने यहाँ पे 1 लाख लिख लिया, अब आप चेक क्या करोगे कि क्या आपके एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं है, बिकॉज आपका जो डोनेशन है ना वो एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, सिंपल सी बात है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे मान लो आपने किसी और रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन दिया है 1 लाख का ही, तो हम यहाँ पे 1 लाख नहीं लेंगे क्योंकि ये 50% डोनेशन है, तो हम 50,000 लेंगे। और फर्स्ट 50,000 लेने के बाद सेम क्वालिफाइंग लिमिट चेक करेंगे कि डोनेशन जो आप दे रहे हो मतलब 50,000 का, इट कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। सिंपल। ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब देखो लिखा हुआ है, ग्रॉस टोटल इनकम में से आप LTCG STCG भी माइनस कर दोगे, सारे डिडक्शंस माइनस कर दोगे। LTCG STCG क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि इस पर फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है। ठीक है, बस ये सेक्शन इतना ही था। आई नो थोड़ा बड़ा था बट कोई बात नहीं, सिंपल सा है। आप बस ये चार्ट की स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 80GGA। अच्छा, 80G के सारे ही सेक्शंस डोनेशन के लिए ही होते हैं मोस्टली, एक सेक्शन छोड़ के।
ठीक है। 80GGA किसके लिए है? दिस सेक्शन अलाउज 100% डिडक्शंस फॉर डोनेशंस मेड टूवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने रूरल डेवलपमेंट के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी डोनेशन दिया है तो आपको पूरा 100% का डिडक्शन मिल जाता है। 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया है तो 10 लाख का डिडक्शन, 1 लाख का डोनेशन दिया है तो 1 लाख का डिडक्शन, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए ये नहीं है, ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है तभी आपको एलिजिबिलिटी मिलती है 80GGA में डिडक्शन क्लेम करने की। किसके लिए होता है? ये सबके लिए होता है, ऑल टैक्स पेयर्स एक्सेप्ट दोज हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अच्छा, ऐसा क्यों है? पीजीबीपी वालों को क्यों हटा दिया गया? अगर आपने पीजीबीपी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो हमने ये देखा था कि पीजीबीपी में हमें ऑलरेडी इस बात की डिडक्शन मिलती है, तो सेम डिडक्शन 2 बार तो मिलेगी नहीं, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए? सबके लिए सेम है, कैश डोनेशंस 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट या चेक से आप पैसे जितने भी चाहो उतने दे सकते हो। एलिजिबल डोनेशंस के लिए इसको बस रीड कर लेना कि कहाँ कहाँ आप डोनेशन दे सकते हो। रिसर्च एसोसिएशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो, या फिर सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए हो, रूरल डेवलपमेंट के लिए हो, ट्रेनिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। बस इसको जस्ट गिव इट अ ब्लाइंड रीड, ओके। फंड फॉर एफॉरेस्टेशन, नेशनल पॉवर्टी एराडिकेशन फंड, रूरल डेवलपमेंट फंड एक्सेट्रा। नोट क्या लिखा है? इफ़ यू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGA यू कैन नॉट क्लेम द सेम एक्सपेंस अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ऑफकोर्स अगर आपने यहाँ पे जो भी डोनेशन दिया है इसका आपको डिडक्शन मिल गया है तो आप इससे रिलेटेड सेम एक्सपेंस कहीं भी और एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब एक जगह अगर आपको डिडक्शन मिल गया है तो आप सेम एक्सपेंस दोबारा थोड़ी ना क्लेम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 80GGB पे। ये वाला सेक्शन और दूसरा सेक्शन 80GGC सेम सेक्शंस हैं, एक डिफरेंस के साथ, तो साथ साथ देखते हैं बस। 80GGB किसके लिए होता है? अगर कोई इंडियन कंपनी ने, ये किसके लिए होता है? नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, नॉट फॉर HUF, नॉट फॉर रेजिडेंट्स, बेसिकली मतलब नॉट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स इन जनरल, दिस इज ओनली फॉर इंडियन कंपनीज। सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए होता है, वो भी इंडियन कंपनीज के लिए होता है। डिडक्शन कितना मिलता है? अगेन पूरा 100% डिडक्शन मिलता है। किसके लिए? अगर आपने कोई डोनेशन दिया है किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को। जैसे जब कोई इलेक्शन होने वाला होता है तो पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं ना बहुत सारे, उसमें कितना खर्चा होता है। तो अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी तरह का कोई भी डोनेशन दिया है या इलेक्टोरल ट्रस्ट को ही डायरेक्टली आपने कोई डोनेशन दिया है, पूरा पैसा आपका एज अ डिडक्शन आपको मिल जाता है अंडर सेक्शन 80GGB, ठीक है। किसके लिए होता है? इंडियन कंपनीज़ के लिए होता है, गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए नहीं होता, और जो कंपनीज़ को अभी इस्टेब्लिश हुए 3 साल भी नहीं हुए हैं उनके लिए भी नहीं होता है। मोड ऑफ पेमेंट एकदम सेम है पीछे वाला। कैश डोनेशंस बिल्कुल भी नहीं चलते, नॉट इवन 2000 रुपीज़। ऊपर तो 2000 रुपये चल रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलते। अपर लिमिट नहीं है डिडक्शन की, 100% डिडक्शन मिलता है। अमाउंट कितना डोनेट किया है ये आपको डिस्क्लोज करना होता है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को अमाउंट आप डोनेट कर रहे हो वो भी आपको डिस्क्लोज करना होता है। इफ़ डोनेटेड वाया द इलेक्टोरल, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पैसे डोनेट कर रहे हो तो फिर आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी का नाम आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, अमाउंट आप बता सकते हो बस, ठीक है। अच्छा, दिस इज, ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल देख लो। पेमेंट्स फॉर एड्स, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, सोवेनियर्स एक्सेट्रा इन सपोर्ट ऑफ अ पार्टी, ये कॉन्ट्रीब्यूशन में काउंट होता है, ठीक है। अगर आप किसी ऐड के लिए या ब्रोशर, पैम्फलेट, सोवेनियर्स वगैरह के लिए अगर आप कोई पैसे दे रहे हो मतलब पार्टी से रिलेटेड, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन में काउंट होता है। लेकिन क्या काउंट नहीं होता? देखो, डिसअलाउड बिजनेस एक्सपेंस है ये। एड्स एंड पार्टी पब्लिकेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड एज बिजनेस एक्सपेंस। जो पार्टी पब्लिकेशन में ऐड आ रहे हैं, आप यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन तो क्लेम कर रहे हो बट उसको आप अपना बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखा सकते, ठीक है। इट कैन बी claimed as donation under section 80GGB if a proper receipt is obtained। अगर आपको रिसिट मिली है तो आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो बट उसको अपना बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट आते हैं 80GGC, सेम सेक्शन होता है, सेम जो ऊपर पढ़ा ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन देने का, सेम सेक्शन है, बस ये किसके लिए होता है? कंपनीज़ के लिए नहीं होता, बाकी लोगों के लिए होता है। सेम है, डोनेशंस आपने दिए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को, और क्लेम कौन कर सकता है? इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, HUF, AOP, BOI, फर्म्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स विच आर नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट। सबके लिए ही होता है एक्सेप्ट फॉर कंपनीज। कंपनी के लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके लिए तो अभी हमने पढ़ा 80GGB उसके लिए होता है, ठीक है। कौन एलिजिबल नहीं होता?
कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज़ और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कि आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ये मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कैश डोनेशंस नहीं अलाउड होते, डिडक्शन लिमिट 100% है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं देख लेना। डोनर का नाम होना चाहिए डोनेशन रिसिप्ट में, पैन नंबर होना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट और आपका ITR जो आपने फाइल किया है। ठीक, आई नो क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बस एक सेक्शन और करते हैं, फिर इसको होल्ड पे करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बाकी के सेक्शंस करते हैं। आज के लिए लास्ट सेक्शन है सेक्शन 80GG। ये आपका सेक्शन किसके लिए होता है? इट अलाउज डिडक्शन ऑन रेंट पेड इफ़ यू डू नॉट रिसीव HRA। अगर आपने HRA नहीं रिसीव किया, देखो अगर HRA रिसीव किया है तब तो फिर कोई सेंस नहीं है, बट अगर आपने हाउस रेंट अलाउंस नहीं रिसीव किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाता है उस अमाउंट पे जितना आपने रेंट पे किया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर बोथ सैलरीड लोगों के लिए भी होता है और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है। कंडीशंस क्या होती हैं कि आपने HRA ना रिसीव किया हो, आप रेंट पे रहते हो। देखो अब खुद के घर में रह रहे हो और फिर आप दिखा रहे हो कि रेंट के लिए आपको डिडक्शन चाहिए, तो नहीं, कैसे मिलेगा ना। आपका खुद का घर होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस सिटी में रेंट पे दिखा रहे हो कि आपको रेंट पे कर रहे हो और उस सिटी में आपका खुद का भी घर है, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। इफ़ यू ओन प्रॉपर्टी एल्सवेयर एंड शो इट एज सेल्फ ऑक्यूपाइड यू कैन नॉट क्लेम 80GG। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो कहीं पे और आप दिखा रहे हो उसको कि वो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप दो जगह तो साथ में नहीं रह सकते कि आपने दिखाया कि दूसरी सिटी में मेरा एक घर है विच इज़ नॉट लेट आउट, मैं खुद ही रह रहा हूँ वहाँ पे, खुद ही रह रही हूँ वहाँ पे, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और आप यहाँ पे एक रेंट के लिए भी डिडक्शन ले रहे हो तो वो भी नहीं हो सकता। फॉर्म 10BA आपको दिखाना होता है जिसमें आपको रेंट पेड का डिक्लेरेशन देना होता है। अगर रेंट आपका 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको लैंडलॉर्ड के पैन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये डिडक्शन किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए होता है। अच्छा, इसमें स्पेशल केस क्या होता है कि अगर मान लो आप अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं और आप वहाँ पे भी रेंट पे कर रहे हैं पेरेंट्स को, ठीक है, ऐसा इंडिया में होता नहीं है इतना, बट अगर आप अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं और उनको रेंट भी पे कर रहे हैं तो भी आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका रेंटल अग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, रेंटल अग्रीमेंट होना चाहिए और आप एक्चुअल पेमेंट दिखा पाओ कि मैंने एक्चुअल में पेमेंट किया हुआ है। ठीक, और रेंट जो आपके पेरेंट्स रिसीव कर रहे होंगे वो उनके हैंड्स में टैक्सेबल होगा अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है उनकी टोटल इनकम तो। अच्छा, डिडक्शन लिमिट क्या होती है? ये 3 में से विच एवर इज़ लीस्ट, ये आपका इतना डिडक्शन मिल जाता है। कितना? या तो 5000 पर मंथ जो कि साल भर का 60,000 हो गया, या तो टोटल इनकम का 25%। टोटल इनकम तो अभी निकाली नहीं है, टोटल इनकम इज़ नॉट द राइट वर्ड, एडजस्टेड GTI। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना 80G वाले सेक्शन में कि आप ग्रॉस टोटल इनकम में से सारे डिडक्शंस माइनस कर दो इस वाले डिडक्शन को छोड़ के, उसको बोलेंगे क्या? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, उसका 25% और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ इनकम। इनकम क्या? अगेन एडजस्टेड GTI। ठीक, इन तीनों को निकालेंगे, तीनों में से जो सबसे कम होगा उतना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। फॉर्म 10BA लगता है आपको ऑनलाइन। फॉर्म 10BA आपको यहाँ पे भी मैंने बताया था कि आपने डिक्लेयर किया है कि आप रेंट पे कर रहे हो इतना। सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में होता है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं होता। अच्छा, ये पॉइंट हमने बहुत सारे उसमें देखा है डिडक्शंस में कि सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में है, तो न्यू टैक्स रिजीम में कौन से डिडक्शंस हैं इसके लिए ना मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगी जब ये डिडक्शंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड लेक्चर में डिडक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 115BAC दैट इज़ योर न्यू टैक्स रिजीम, उस पर बना दूंगी कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत ज़्यादा हो गया, बट इट्स ओके, पढ़ लेना, कोई बात नहीं। अगर पूरे लेक्चर में कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट करके बताना। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।